क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो आयंस कंपैरिजन के लिए दिए हुए हैं इनके नेम्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिस इज एसीटेट आयन, एंड दिस इज फिनॉक्साइड आयन। और इनका हमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। देखो दोनों में स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है, जो सीक्वेंस हमने अप्लाई किया अभी तक फैक्टर्स का, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। अब आप ध्यान देना, देखो दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है उन दोनों में चार्ज ऑन एटम अभी जो सामने स्ट्रक्चर गिवन है उनके अकॉर्डिंग तो सेम है। यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। लेकिन आप याद करें, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, मैंने आपसे कहा था कि चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आपको चार्ज ऑन एटम के लिए वो एटम भी काउंट करना होगा जिस एटम पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए एक्चुअल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जैसे इसकी हम बात करें, अब एसीटेट आयन की अगर मैं एक्चुअल एग्जिस्टेंस की बात करता हूं तो क्या ये स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा? आंसर है नो, क्योंकि इस आयन में अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस है और हमने डिस्कस किया रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है वो हाइब्रिड होता है। तो फिर हाइब्रिड में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक से ज्यादा एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जिन एटम्स के बीच में चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उन सारे एटम्स को आपको काउंट करना होगा चार्ज ऑन एटम के लिए। तो यही रीजन है। देखो अभी तक के क्वेश्चंस में पहले भी मैंने आपसे कहा है कि अगर चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर चार्ज ऑन एटम के लिए आपको यह भी देखना होगा कि वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू जिस एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, आप सोचिए हाइब्रिड में उस एटम पर भी तो आपको चार्ज मिलेगा ना, तो वो भी चार्ज ऑन एटम में काउंट होगा। बस इसी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखो इस केस में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पर। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप सोचिए हाइब्रिड में आपको जो चार्ज मिलेगा वो इन दो ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। अभी इसका हाइब्रिड भी बना लेंगे। और इसी तरह से अगर मैं फिनॉक्साइड की बात करता हूं तो फिनॉक्साइड में अभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और क्योंकि इसका भी रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो इस केस में भी हमें देखना होगा कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां पर ट्रांसफर हो रहा है और कहां पर ट्रांसफर हो रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये ट्रांसफर होगा कार्बन पर। तो फिर तो आप सोचिए हाइब्रिड मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा वो ओनली ऑक्सीजन पर ना मिलकर के ऑक्सीजन और कार्बन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं चार्ज ऑन एटम की, तो यहां पर चार्ज ऑन एटम में आपको एटम्स कौन से मिलेंगे? ऑक्सीजन एंड कार्बन, जिन पर आपको हाइब्रिड में ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। जबकि एसीटेट आयन में जो चार्ज जिन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है। अब ऐसे में आप सोचिए दोनों में अगर बात की जाए तो एक एटम तो कॉमन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पर सेकेंड एटम फिर से ऑक्सीजन है जबकि यहां पर सेकेंड एटम कार्बन है। अब ऐसे में अगर एटम में डिफरेंस है तो फिर तो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर, आप ध्यान देना, चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि एसीटेट आयन विल बी मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये क्लियर हो रहा है कि 1 ग्रेटर देन 2 क्यों हुआ? ये हमने कंपैरिजन किस बेसिस पर किया है? चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर किया है। क्योंकि स्ट्रक्चर देखकर आपको जरूर ऐसा लगेगा कि सर चार्ज ऑन एटम तो सेम है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, लेकिन आप सोचिए जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं ये इन मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है और रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइब्रिड होता है। तो कंपैरिजन तो आपको हाइब्रिड के अकॉर्डिंग ही करना होगा, क्योंकि हाइब्रिड में ही आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में चार्ज कौन कौन से एटम्स पर अवेलेबल है, कौन कौन से एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड डिफरेंस इन चार्ज ऑन एटम। यहां पर चार्ज ऑन एटम में ऑक्सीजन है जबकि यहां पर चार्ज ऑन एटम में ऑक्सीजन एंड कार्बन है। तो फिर तो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया है मोर ईएन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 2। तो यहां पर अगर बात की जाए तो एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। देखो यूजुअली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इस तरह की मिस्टेक करते हैं
या हो सकता है कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट भी याद हो, स्टूडेंट्स को इसका आंसर डायरेक्ट याद भी होता है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि दोनों में चार्ज एटम तो ऑक्सीजन पर है, और जब चार्ज एटम सेम होता है तो फिर हम रेजोनेंस की बात करते हैं, और रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो रेजोनेंस फर्स्ट में भी है, रेजोनेंस सेकंड में भी है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि भाई जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऐसा लगता है कि रेजोनेंस तो सेकंड में ज्यादा है। रेजोनेंस की अगर मैं एक्सटेंट की बात करूं तो डेफिनेटली एक्सटेंट तो सेकंड में ज्यादा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड में यू विल फाइंड द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 एटम्स। समझ में आ रहा है 4 एटम्स कौन से? एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन, ऑर्थो वाला कार्बन एंड पैरा वाला कार्बन। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मोर इन सेकंड एज कंपेयर्ड टू इन फर्स्ट। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के बेसिस पर तो सेकंड शुड बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज 4 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के बीच में, 2 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के बेसिस पर तो सेकंड शुड बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि दोनों में चार्ज एटम सेम है, दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर दिख रहा है, तो फिर तो रेजोनेंस के बेसिस पर सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्टेबल क्यों आ रहा है? देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेजोनेंस के बेसिस पर सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो डेफिनेटली ऐसा हम बात करते हैं, लेकिन वो तब हम बात करते हैं जब रेजोनेंस से पहले, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से पहले चार्ज एंड एटम सेम हो। तो क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, क्या इन दोनों आयंस में चार्ज एंड एटम सेम है क्या? केवल इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखकर आपको नहीं कहना है कि चार्ज एंड एटम सेम है। हाइब्रिड के बारे में सोचिए, और हाइब्रिड के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली चार्ज एंड एटम सेम तो नहीं है। इसके हाइब्रिड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि इसके हाइब्रिड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर चार्ज एंड एटम सेम कहां हुआ? और अगर चार्ज एंड एटम सेम नहीं है, तो जब तक चार्ज एंड एटम सेम नहीं है तब तक हमें ये देखना ही नहीं है कि रेजोनेंस किस में कम और किस में ज्यादा है। ये तो बात हम तब करते हैं जब पहले चार्ज एंड एटम सेम हो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे इस बात को मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर अगर अप्लाई करूं, तो इन दोनों में आप कह सकते हैं कि दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, ये नेगेटिव चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो किस एटम पर ट्रांसफर होगा? कार्बन पर। अब जरा देखो, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, इसमें नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके जिस एटम पर ये ट्रांसफर होगा, ये रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज जिस एटम पर ट्रांसफर होगा, अगर आप देखेंगे तो रिंग का कार्बन भी sp2 है। मतलब इन दोनों में आप कह सकते हैं कि अगर मैं हाइब्रिड के अकॉर्डिंग सोचता हूं, तो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग इस केस में नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहां पर भी हाइब्रिड के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब इन दोनों आयंस में आप कह सकते हैं कि इन दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है। हाइब्रिड के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे तो दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है, और जब चार्ज एंड एटम सेम होता है तो फिर हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की। फिर हम कहते हैं कि रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, कितना रेजोनेंस है, तो वो डेफिनेटली सेकंड में ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो हमने एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के बेसिस पर सेकंड को फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात हमने तब की है, इसमें वो कंसेप्ट हमने इसमें तब अप्लाई किया है जब पहले दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है। और चार्ज एंड एटम हमने किसके अकॉर्डिंग देखा है? बिल्कुल हाइब्रिड के अकॉर्डिंग। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके हाइब्रिड में नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों sp2 कार्बन है। यहां पर नेगेटिव चार्ज रिंग के कार्बन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां भी sp2 कार्बन है। तो फिर तो आप कह सकते हैं कि दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है, जबकि इन दोनों में चार्ज एंड एटम सेम नहीं है। तो अगर चार्ज एंड एटम सेम नहीं है तो फिर हमें ये तो देखना ही नहीं है कि रेजोनेंस किसमें कम किसमें ज्यादा है। कम या ज्यादा की बात तब होती है जब पहले चार्ज एंड एटम सेम हो। अब देखो, ये मिस्टेक फिर भी कई बार स्टूडेंट करते हैं। अब ये मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। जरा सुनिएगा इसको। देखो, ये तो यहां पर हो जाएंगे एसीटेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और अगर बात की जाए फिनॉक्साइड की,
ये फिनॉक्साइड के केस में हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा एंड दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड। और अब जरा आप ध्यान देना, आप सोचिए मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस कौन सा होगा? क्या इन स्ट्रक्चर्स में से इनका कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस है? नो। याद करें, रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है, जो उनका रियल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हाइब्रिड। इस केस में आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड में नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में। तो इसी बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि अगर ये इन दोनों में पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है तो फिर तो अगर आप देखेंगे तो चार्ज ऑन एटम में ही डिफरेंस है। एक एटम तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां दूसरा एटम ऑक्सीजन और यहां पर कार्बन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज मोर EN पर ज्यादा स्टेबल होता है, तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आप कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, नो डाउट एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सेकंड में ज्यादा है, बट स्टिल फर्स्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात तब होती है जब पहले चार्ज ऑन एटम सेम होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए? इवन यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस में आगे और भी अगर आपको कोई दूसरे आंसर दिए हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम मिस्टेक ना करें, वो मैं आपको तरीका बताता हूं। सुनिए, देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप चार्ज ऑन एटम के बारे में सोचिए। अब आप ध्यान देना, आपने ये दो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए, ये दो आयंस आपको दिए हुए, और आपने कहा भी सर, आपने कहा कि चार्ज ऑन एटम पहले देखिए, तो हमने इसमें देखा कि चार्ज ऑन एटम में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और आपको लगा कि चार्ज ऑन एटम सेम है। आपके माइंड में ये बात आप भूल गए, वहां पर अप्लाई करना भूल गए। ये आपके माइंड में बात स्लिप हो गई कि हमें चार्ज ऑन एटम के लिए ये भी देखना होता है कि चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि भूलने वाली बात वही है। स्टूडेंट मोस्टली इसी बात को भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया है, उस स्ट्रक्चर में जिस एटम पर आपको चार्ज दिया है, बस आप वही एटम चार्ज ऑन एटम के लिए काउंट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं कि अगर चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें यह भी देखना होगा कि वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जिस एटम पर ट्रांसफर हो रहा है वो एटम भी हमें चार्ज ऑन एटम में काउंट करना होता है, राइट? लेकिन मैं तो मानकर चल रहा हूं कि आप इसे भूल जाओगे। मैंने आपको ये बात कई बार बता दी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं ताकि आप इस बात को भूलने के बावजूद भी क्वेश्चन को सही कर पाए। कैसे? आप देखो, चलिए, आपने कहा कि सर आपने चार्ज ऑन एटम की बात की है, तो यहां चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो हमें तो लगता है कि चार्ज ऑन एटम सेम है, और हम इस बात को भूल गए कि हमें यह भी देखना था कि ये चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन सा एटम पर ट्रांसफर हो रहा है। कोई बात नहीं, अब आपको लगता है कि चार्ज ऑन एटम सेम है, तो उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं? रेजोनेंस। तो जरा बताओ, दोनों में से रेजोनेंस किस में प्रेजेंट है? तो आंसर है रेजोनेंस इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। और अब आप ध्यान देना, देखो, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो ये बात हमारी कवर हो जाए कि ये चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, ये बात हमारी बाय डिफॉल्ट कवर हो जाए। अगर हम इसको अप्लाई करना भूल भी जाएं, तब भी हमारे कंसेप्ट कवर हो जाए। तो इसके लिए अब मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको रेजोनेंस मिलता है, मतलब आप ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें दोनों में रेजोनेंस है, तो ये बात कंपेयर करने से पहले कि दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस किस में ज्यादा किस में कम है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखने से पहले, ये देखने से पहले रेजोनेंस कितना है, आपको ये देखना चाहिए कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है। बात समझना, जैसा कि हम बात करें कि दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है, तो अब मैं आपको एडवाइस करूंगा जो सेफ मेथड में आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे आपका वो कंसेप्ट अप्लाई होने से स्किप ना हो जाए कि हमें यह भी देखना है कि चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है, तो ये बात देखने से पहले कि रेजोनेंस कितना है, आप इस बात को चेक करें कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है इसका मतलब समझ लें। यहां पर आपको यह पूछा जा रहा है, अब जो दोनों में रेजोनेंस है, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करें, सबसे पहले बताएं चार्ज ऑन एटम क्या है। तो आपने स्ट्रक्चर को देखकर बोल दिया कि सर दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है, दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि चलो बताओ फिर रेजोनेंस किस में प्रेजेंट और किस में एब्सेंट है। आपने कहा सर रेजोनेंस दोनों में प्रेजेंट है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं होगा कि रेजोनेंस कितना है, मेरा क्वेश्चन पहले आपसे ये होगा कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है। जरा देखो इस केस में, अब जब आप यहां देखोगे कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, तो आपको कौन में क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि इस नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जरा बताओ ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो मैंने आपसे कहा रेजोनेंस में, ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, और जब आपसे ये पूछा गया कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, तो आपने कहा कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है,
ऑक्सीजन। और जब मैंने आपसे सेकंड मॉलिक्यूल में पूछा कि यहां पर कौन इन्वॉल्व है, तो जब आपने चेक किया कि नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, तो आपको लगा कि आपको मिला कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जा रहा है। तो आपने कहा भाई इस केस में नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, तो आपने कहा भाई यहां पर इन्वॉल्व है कार्बन। आपने इस केस में तो कहा भाई ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और आपने इस केस में कहा कि कार्बन इन्वॉल्व है। और जरा आप ध्यान देना, अगर ये कौन वाला पार्ट डिफरेंट है तो बस यहीं पर हम डिसाइड कर लेंगे कि विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। हम इस बात पर जाएंगे ही नहीं कि रेजोनेंस कितना है। आप ध्यान देना, अगर कौन वाला पार्ट डिफरेंट है तो यहीं पर इस बात को हम डिसाइड कर लेंगे कि विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, क्योंकि कौन वाला पार्ट डिफरेंट होने का मतलब ही यही है कि चार्ज और एटम में डिफरेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर इसमें ऐसा होता, ध्यान देना, अगर इसमें ऐसा होता कि दोनों में चार्ज और एटम सेम होता, मतलब दोनों में कौन वाला पार्ट सेम होता, तो फिर डेफिनेटली मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि रेजोनेंस कितना है। फिर मैं आपसे पूछता कि रेजोनेंस कितना है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, रेजोनेंस कितना है, अगर इस बात को आपसे पूछा जाए, दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस कितना है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि यहां पर रेजोनेंस लेस और यहां पर रेजोनेंस मोर है। यहां पर रेजोनेंस लेस और यहां पर रेजोनेंस मोर है, क्योंकि इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ में 3 पाई बॉन्ड्स का एक्सटेंशन है कॉन्जुगेशन में, जबकि इस नेगेटिव चार्ज के साथ एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, कितना रेजोनेंस की अगर बात करूं, तो दैट इज मोर इन सेकंड एज कंपेयर टू इन फर्स्ट। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हम कितना वाले पार्ट पर तो तब जाएंगे जब पहले कौन वाला पार्ट सेम होता। अब यहां पर अगर कौन वाला पार्ट डिफरेंट है, तो बस यहीं पर हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन वाला पार्ट में यहां पर ऑक्सीजन यहां पर कार्बन है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे ना कार्बन पर? ऑक्सीजन पर। तो फिर तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। तो इसका मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उन रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को आप कैसे कंपेयर करोगे, कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे। इसको हमने एक अपने वर्ड्स में एक रूल बना दिया, कौन कितना रूल। मेरा स्टेटमेंट पर ध्यान देना, whenever you are comparing two molecules having resonance, they will always be compared on the basis of कौन कितना रूल। मतलब अगर दोनों में रेजोनेंस है तो पहले आप ये चेक करो कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, और अगर कौन वाला पार्ट सेम है तो फिर आप ये चेक करो रेजोनेंस कितना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप ध्यान दो। जैसे इसी बात को मैं यहां पर आपको अप्लाई करके बताता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। जरा देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपने चेक किया, मैंने आपसे कहा भाई चलो उसी सीक्वेंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बताओ चार्ज और एटम क्या है। आपने कहा सर दोनों में चार्ज और एटम सेम है, यहां भी नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है और यहां भी नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है, राइट? तो अब मैंने आपसे कहा भाई दोनों में आप ये कह रहे हैं कि सर दोनों में चार्ज और एटम तो सेम है, जो स्ट्रक्चर आपको दिए हुए उसके अकॉर्डिंग दोनों में चार्ज और एटम सेम है, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपसे कहूंगा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि चलो फिर आप बताओ दोनों में रेजोनेंस किसमें प्रेजेंट और किसमें एब्सेंट है। तो आपने कहा सर फर्स्ट में भी रेजोनेंस है और सेकंड में भी रेजोनेंस है। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों में रेजोनेंस है। तो अब मेरा फिर से आपसे वही क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों में रेजोनेंस है तो बताओ रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है। अब मेरा आपसे यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है। तो आपने कहा भाई फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कार्बन पर जा रहा है, तो आपने कहा भाई फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज में के साथ में रेजोनेंस में जो इन्वॉल्व एटम है वो है कार्बन। फिर सेकंड में मैंने आपसे कहा भाई सेकंड में बताओ रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, तो आपने कहा यहां भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कार्बन पर जा रहा है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, तो आपने कहा यहां पर भी कार्बन। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं भाई दोनों में कौन वाला पार्ट सेम है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों में कौन वाला पार्ट सेम है। और अगर आप कह सकते हैं ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है, तो इसका मतलब अगर दोनों में कौन वाला पार्ट सेम है, तो अब मैं मानकर चलूंगा इसका मतलब दोनों में चार्ज और एटम सेम है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कितना रेजोनेंस है। तो अब जब आप ये कंपेयर करेंगे कितना रेजोनेंस, तो ध्यान देना इस केस में आप कह सकते हैं रेजोनेंस इज लेस, और इस केस में आप कह सकते हैं सेकंड वाले में रेजोनेंस इज मोर। और क्योंकि कौन वाला पार्ट सेम है, तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा कितना के बेसिस पर, और कितना के बेसिस पर तो सेकंड में रेजोनेंस ज्यादा है फर्स्ट से, तो डेफिनेटली सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। लेकिन ये एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, कितना रेजोनेंस, हम तब बात करेंगे जब पहले कौन वाला पार्ट सेम हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखें
जब भी आप ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनमें दोनों में रेजोनेंस है, तो ध्यान रखिएगा रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल्स को अब आगे से हम कंपेयर करेंगे किस बेसिस पर, कौन कितना रूल के बेसिस पर। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मेरा यहां पर कंसेप्ट आपको ये देना रहेगा, molecules having resonance are compared on the basis of कौन कितना रूल। क्या बात समझ में आ रही है? हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे, कौन कितना रूल के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। शॉर्ट में इसे मैं लिखूंगा KKR। दे विल ऑलवेज बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ KKR, कौन कितना रूल। क्या ये समझ में आ रहा है कि कौन किस पार्ट को कवर कर रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है कि कौन किस पार्ट को कवर कर रहा है? एक बात सोचिए, कौन में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू किस एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, आपने कहा ऑक्सीजन पर। और इसमें जब आपने कौन वाला पार्ट चेक किया तो आपने कहा कार्बन पर। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि कौन वाला पार्ट चेक करने का मतलब एक्चुअल में आप ये चेक कर रहे हो कि चार्ज ऑन एटम क्या है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्चुअल में आप यही तो देख रहे हो कि चार्ज कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपने ये देखा कि चार्ज ऑन एटम क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कौन वाला पार्ट है, ये कौन वाला पार्ट क्या कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है चार्ज ऑन एटम, ये कवर कर रहा है चार्ज ऑन एटम। और फिर मैंने आपसे कहा कि अगर कौन वाला पार्ट डिफरेंट है, इसका मतलब चार्ज ऑन एटम डिफरेंट है। और मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि चार्ज ऑन एटम अगर डिफरेंट है तो रेजोनेंस किस में कम किस में ज्यादा है, इससे पहले तो आपको इसी से डिसाइड करना होगा कि चार्ज ऑन एटम क्या है। हाँ, अगर कौन वाला पार्ट सेम है तो फिर आप मानकर चलें कि चार्ज ऑन एटम सेम है, और जब चार्ज ऑन एटम सेम है तो फिर मैंने आपसे कहा आपको देखना है कितना रेजोनेंस, कितना किस पार्ट को कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये कितना किस कंसेप्ट को कवर कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को कवर कर रहा है। अगर हम बात करें कितना की, तो ये किस कंसेप्ट को कवर करेगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डेफिनेटली हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं चार्ज ऑन एटम। तो अब अल्टीमेटली मैं आपसे कह सकता हूं कि आप सोचिए, अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन में, आप ध्यान देना, मैं फिर से आपको पूरा कंसेप्ट एक बार अप्लाई करके बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों आयंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो मैंने आपसे कहा भाई दोनों में चार्ज ऑन एटम चेक करो। अब आपने कहा सर दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है, यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इस बात को भूल गए कि आपको चार्ज ऑन एटम में ये भी देखना था कि अगर चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है। आप वो हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर के बारे में सोचना भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कितना रूल आपको उस मिस्टेक से बचाएगा। कैसे बचाएगा? आपको तो लगा कि दोनों स्ट्रक्चर में चार्ज ऑन एटम सेम है, मतलब आपने पहला फैक्टर के अकॉर्डिंग आपने कहा सर दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है, तो मैंने कहा ठीक है अब नेक्स्ट ऐसा करो रेजोनेंस चेक करो। आपने कहा फर्स्ट में भी रेजोनेंस है, सेकंड में भी रेजोनेंस है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में अगर रेजोनेंस है तो जरा चेक करो रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, कौन। तो आपने कहा फर्स्ट में ऑक्सीजन और सेकंड में कार्बन, कौन वाला पार्ट डिफरेंट है, फर्स्ट में ऑक्सीजन सेकंड में कार्बन। यहीं पर हम डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा फर्स्ट में ऑक्सीजन सेकंड में कार्बन है तो फिर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। हाँ, अगर दोनों में कौन वाला पार्ट सेम होता तो फिर मैं आपसे कहता कितना रेजोनेंस है, किस में रेजोनेंस ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया। तो इस रूल से अब आपकी ये मिस्टेक होने से बच जाएगी कि रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल में आपको ये भी देखना होगा कि चार्ज ऑन एटम में वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन से एटम पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि उस कंसेप्ट को कौन कवर कर लेगा, ये कौन वाला पार्ट कवर कर लेगा। और जब ये वाला पार्ट सेम होगा तो फिर नेक्स्ट तो आना ही है कितना रेजोनेंस, और वो आ जाएगा इसमें कितना। सो मेक इट क्लियर, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप दो रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ कौन कितना रूल। क्लियर हो गई बात ये? अब एक बात ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ, देखो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोफाइल की बात करता हूं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए why acetate ion is more stable than phenoxide ion। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए why acetate ion is more stable than phenoxide ion, तो अब acetate ion phenoxide ion से ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो मैंने आपको बताया हमने तो भाई कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर किया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन में आपको दिया होगा कि ड्यू टू कौन कितना रूल,
तो ये तो रूल हमने अपनी लैंग्वेज में बना दिया, आपको याद रहे इसलिए। केमिस्ट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन कितना रूल आपको कोई केमिस्ट्री में बुक में मिल जाए। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको एक नेम दे दिया ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। अब क्वेश्चन है कि ये इसका रीजन आपको क्या दिया जाएगा। देखो 2 पॉइंट है, या तो हम रीजन ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन एटम में डिफरेंस है, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, सेकंड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर तो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर एसीटेट आयन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबल है। या फिर कई बार आपको इस क्वेश्चन के लिए कि व्हाई एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा, एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन since acetate ion has इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, आपको इसका रीजन कई बार ऑप्शन में ये दिया जाता है कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन सिंस एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल फिनॉक्साइड आयन हैज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल फिनॉक्साइड आयन हैज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस में एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है, देखो रेजोनेंस में एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है, द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट भी आपको रेजोनेंस में दिया जाता है। इनफैक्ट अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि द स्टेटमेंट इज गिवन दैट द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? तो आप कहेंगे यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन इस इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान देना, इन टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेना कि इन टर्म्स का हम यूज किन कंडीशंस में करते हैं। बात समझना, आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम इन टर्म्स का यूज किन कंडीशंस में करते हैं। आप ध्यान दें, देखो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म, पहले तो आप मुझे बताएं इन टर्म्स को सुन करके आपको क्या लगता है। जैसे मैंने कहा भाई एसीटेट आयन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने आपसे कहा भाई एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको आप इस टर्म को एसीटेट आयन से कैसे रिलेट करते हैं। पहले आप मुझे बताएं कि जब मैं इस टर्म को एसीटेट आयन से रिलेट कर रहा हूं कि एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, आप जरा सोच कर बताएं। देखो जब स्टूडेंट से ये बात पूछा जाता है, ये बात जब आपसे पूछी जाती है कि एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू रिलेट दिस टर्म विद द आयन एसीटेट आयन, तो स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब शायद यही होगा कि दोनों के स्ट्रक्चर में चार्ज सेम एटम पर है। भाई यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है और दोनों के स्ट्रक्चर्स भी आइडेंटिकल हैं। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं, दोनों में चार्ज सेम एटम पर आ रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर आ रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर आ रहा है। शायद इसीलिए हमने कहा कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जबकि फिनॉक्साइड में अगर बात की जाए तो फिनॉक्साइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। इवन आप देखो जिन एटम्स पर चार्ज है उनमें भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ रहा है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ रहा है। तो शायद यही रीजन रहा होगा कि इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एसीटेट आयन के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में चार्ज भी सेम एटम पर है, इसलिए शायद इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस बेसिस पर फिर हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे कि इन केस ऑफ रेजोनेंस द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो अगर आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये समझ रहे हैं, अगर आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये समझ रहे हैं कि चार्ज सेम एटम पर है और दोनों के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, तो ध्यान देना दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन
फॉर एन आयन टू यूज दिस टर्म। आप ध्यान देना, अगर किसी आयन के लिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए आप ये टर्म यूज करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्म यूज करना चाह रहे हैं, तो उसे यूज करने के लिए केवल इतना सफिशिएंट नहीं है कि दोनों के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल होने चाहिए, इसके अलावा कंडीशन एक और भी है। आप ध्यान देना, देखो दोनों के स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हो, ये बात तो सही है, स्ट्रक्चर्स तो आइडेंटिकल होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्ट्रक्चर्स अगर आइडेंटिकल हैं तभी आप इक्विवेलेंट टर्म को यूज कर पाएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप उसको मोर स्टेबल तभी बोल पाएंगे जब वो मॉलिक्यूल कौन कितना रूल को फॉलो करते हुए मोर स्टेबल हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप समझना इस बात को, क्योंकि इस टर्म को यूज करने में कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इस टर्म को यूज करने में कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीटेडली ये बात कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी आयन के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं तो इस टर्म को यूज करने से पहले आपको उस आयन के लिए दो कंडीशंस चेक करनी होगी। पहली कंडीशन तो ये कि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हो, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन टू यूज दिस टर्म इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आप किसी आयन के लिए, ध्यान देना, जब आप किसी मॉलिक्यूल के लिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो फिर आप समझ लेना कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्म यूज करने का मतलब तो वो मॉलिक्यूल उस दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा जिसके लिए आप नॉन इक्विवेलेंट टर्म यूज करने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले मेरा पॉइंट समझ लेना कि इस टर्म के बेसिस पर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टर्म के बेसिस पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले आपको उस मॉलिक्यूल के लिए दो कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन तो ये कि उसके स्ट्रक्चर्स तो आइडेंटिकल होने ही चाहिए, साथ में वो मॉलिक्यूल कौन कितना रूल को फॉलो करना चाहिए, वो मॉलिक्यूल कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? ध्यान देना, to define stability on the basis of equivalent resonating structure, ध्यान देना, to define stability on the basis of equivalent resonating structure, जैसा कि मैंने एसीटेट आयन के लिए आपसे कहा कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एसीटेट आयन दैट इज मोर देन फिनॉक्साइड आयन कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी को अगर आप इस टर्म के बेसिस पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, यू हैव टू चेक टू कंडीशंस। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको दो कंडीशंस को फॉलो करना है। देखो पहली कंडीशन तो क्या, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ सेकेंड कंडीशन ये भी है, the molecule should be stable according to KKR। वो मॉलिक्यूल KKR के अकॉर्डिंग भी स्टेबल होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब एक बात समझ ले, देखो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को इस बेसिस पर मोर स्टेबल बता रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ लेना, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को इस बेसिस पर मोर स्टेबल बता रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं पहले उस मॉलिक्यूल में दो कंडीशन चेक करूंगा। एक कंडीशन तो ये चेक करूंगा कि उस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल होने चाहिए और वो मॉलिक्यूल KKR के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है, इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को आप इस टर्म के थ्रू डिफाइन कर पाएंगे कि दैट मॉलिक्यूल, यू कैन से that molecule, the molecule, if molecule follows these two conditions, समझ लेना इस बात को, अगर मॉलिक्यूल इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है,
if a molecule follows these two conditions you can define stability of that molecule on the basis of equivalent resonating structure, otherwise you can't. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको इसको अप्लाई करके बताता हूं एक क्वेश्चन पर, आप ध्यान दें. जैसे आपको इन टू आयंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, ध्यान देना. जैसे अगर आपको इन टू आयंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है तो अब जरा पहले तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं, ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ये होगा. अब जरा आप ध्यान देना, जैसा मैंने आपको अभी एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन के लिए बताया, जैसा कि मैंने आपको अभी एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन के लिए बताया, तो एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन में मैंने आपसे कहा भाई एसीटेट आयन के आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और मैंने आपसे कहा भाई एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन एंड दैट इज ड्यू टू एसीटेट आयन हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल फिनॉक्साइड आयन हैज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर आप ऐसा ही कुछ कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो ध्यान देना, फिर तो जरा देखो क्या मैं कह सकता हूं, एसीटेट आयन के सिमिलर इस मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं. मेरा पॉइंट समझना, एसीटेट आयन के सिमिलर क्या मैं कह सकता हूं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एकदम आइडेंटिकल हैं. जबकि इस आयन में अगर आप देखोगे तो फिनॉक्साइड आयन के सिमिलर यहां पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. तो क्या मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स की सिमिलरिटी के बेसिस पर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, तो क्या मैं इन स्ट्रक्चर्स के आइडेंटिकल होने के बेसिस पर क्या ऐसा मान लूं कि दिस मॉलिक्यूल हैज equivalent resonating structure and this molecule is having non equivalent resonating structure. और जैसा कि रेजोनेंस में हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस में एक कंसेप्ट ये भी है, the molecule having equivalent resonating structure has more stability than the molecule having non equivalent resonating structure. तो क्या फिर मैं मान लूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, इस आयन के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इस आयन के नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो फिर तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है. मतलब फिर तो इसका मतलब फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड, ऐसा होना चाहिए. लेकिन क्या आपको लगता है कि फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्टेबल है? जरा केकेआर अप्लाई करो, जरा कौन कितना रूल अप्लाई करो. अब कौन कितना रूल की अगर मैं बात करूं, सुनेगा इस बात को, अगर मैं यहां पर कौन कितना रूल अप्लाई करता हूं तो मैं आपको फिर कौन कितना रूल अप्लाई करके बताता हूं. सुने इस बात को, यहां पर ये स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए थे, आप तो सेकंड स्ट्रक्चर्स को भूल जाओ. तो यहां पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है. आपने इन स्ट्रक्चर्स को देखकर बोल दिया कि सर दोनों में चार्ज एंड एटम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. रेजोनेंस चेक करो, रेजोनेंस किस में प्रेजेंट है. आपने कहा सर फर्स्ट में भी रेजोनेंस है और सेकंड में भी रेजोनेंस है. तो फिर मैंने अब आपसे पूछा कि अगर दोनों में रेजोनेंस है तो इनको कंपेयर करेंगे कौन कितना रूल के अकॉर्डिंग. तो जरा बताओ फर्स्ट में रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है. तो फर्स्ट में आपने कहा रेजोनेंस में आपने कहा रेजोनेंस में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रोजन पर जा रहा है. जबकि सेकंड में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के साथ में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ में ऑक्सीजन. तो आपने कहा सेकंड में ऑक्सीजन है. अब जरा देखो दोनों में कौन वाला पार्ट डिफरेंट है, और अगर कौन वाले पार्ट में यहां नाइट्रोजन यहां पर ऑक्सीजन है, तो बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर. तो फिर तो मैं कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू केकेआर, फिर तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू केकेआर सेकंड शुड बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट. तो अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि अगर मैं केकेआर की बात करता हूं तो सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए.
और अगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर मैं ये कंसेप्ट एक्सेप्ट करता हूं रेजोनेंस का कि द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और अगर मैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब केवल इतना सा समझता हूं कि स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड। तो अब मैं क्या मानूं फिर? क्या मैं ये मान लूं कि केकेआर रूल हमारा फेल हो रहा है, या फिर मैं ये मान लूं कि रेजोनेंस में ये कहना गलत है कि द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या माने फिर? दोनों में से सही किसको माने? दोनों ही सही है। आप ध्यान देना, दोनों ही सही है। केकेआर तो हमारा फेल कभी भी नहीं हो रहा है, कौन कितना रूल तो हमारा कभी भी रूल फेल नहीं होगा। और ये बात भी गलत नहीं है कि द मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज मोर स्टेबिलिटी देन द मॉलिक्यूल हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन है फिर यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अगर हमने इस मॉलिक्यूल के लिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्म यूज की है तो गलत यूज की है। अगर हमने इन दोनों का कंपैरिजन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर किया है तो गलत किया है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, आप जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मैंने आपसे क्या कहा, देखो जब भी आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो आपको दो बात चेक करनी होगी। आपको एक तो ये चेक करना होगा कि उन गिवन मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होने चाहिए, और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ वो मॉलिक्यूल केकेआर के अकॉर्डिंग भी स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी आप उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, तभी आप गिवन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को इन टर्म्स के अकॉर्डिंग कंपेयर कर पाएंगे। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो आप कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल है। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट ये कि यहां पर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं, इस मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल केकेआर के अकॉर्डिंग स्टेबल है क्या? आंसर है नो। ये मॉलिक्यूल केकेआर के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं है। तो फिर तो जरा देखो, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए मैंने आपसे कहा ये दो कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। और जैसा कि इन दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि इसके स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है कि मॉलिक्यूल केकेआर के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं आ रहा है। तो फिर मेरा आंसर है कि आप इन दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, आप ध्यान देना, इन दो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को आप इस टर्म के बेसिस पर कंपेयर ही नहीं कर सकते। इन दो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन आप इसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्वेश्चन है कि हम किस क्वेश्चन में, पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि हम फिर किस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर कर पाएंगे। केवल उसी क्वेश्चन में आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट टर्म्स को यूज करके कर पाएंगे जब गिवन मॉलिक्यूल्स में कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिले जिसके आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के साथ साथ वो मॉलिक्यूल केकेआर के अकॉर्डिंग भी स्टेबल हो, तभी आप उसकी स्टेबिलिटी को दूसरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से मोर कह पाएंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस क्वेश्चन में इन टर्म्स का यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में आयंस का कंपैरिजन, गिवन दो आयंस का कंपैरिजन इन टर्म्स के बेसिस पर कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ये चेक करो कि किस आयन की गिवन आयंस में, पहले आप ये चेक करो कि कोई आयन आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और उसके साथ साथ उसकी केकेआर के अकॉर्डिंग भी स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ देखो कि अगर आपसे केवल इतना पूछा है, अगर आपसे केवल इतना पूछा है कि विच इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अप्लाई केकेआर। अगर आपसे केवल इतना सा पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, तो अप्लाई केकेआर। और देखो अगर मैं केकेआर अप्लाई करता हूं, अब ध्यान देना, फाइनल बात कर रहा हूं मैं, सुनिए, मैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मुझे नहीं पता है इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट, मैंने तो अपना रूल अप्लाई कर दिया केकेआर। जरा बताओ केकेआर के अकॉर्डिंग कौन मोर स्टेबल है? तो मैंने कहा भाई केकेआर के अकॉर्डिंग सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, मतलब मेरा आंसर तो फिक्स हो चुका है कि सेकंड आयन ही फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन है कि अगर सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है तो क्या मैं यहां पर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर कर पाऊंगा क्या? तो मैं चेक कर लूंगा कि केकेआर के अकॉर्डिंग मेरा सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो क्या इस स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं क्या? क्या इस आयन के आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं क्या? आंसर है नहीं बन रहे हैं। तो फिर आप यहां पर
इन टर्म्स को यूज नहीं कर सकते। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए अब आप ध्यान देना, एसीटेट एंड फिनॉक्साइड आयन, आपको ये दो आयंस दिए हुए हैं और इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। चलिए स्टेबिलिटी कंपैरिजन में सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, फॉरगेट द टर्म्स इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अप्लाई केकेआर। जरा बताओ केकेआर के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल है? आंसर है एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड से। केकेआर के अकॉर्डिंग यही है, एसीटेट आयन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबल है। मतलब मेरा आंसर तो यहां पर फिक्स हो चुका है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब जरा देखो, अगर केकेआर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है तो साथ में ये भी चेक कर लो कि क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बन रहे हैं क्या? यस, आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो अप्लाई द टर्म इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप कह सकते हैं फिर तो एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लैंग्वेज it is having equivalent resonating structure while phenoxide ion has non equivalent resonating structure। क्या बात समझ में आ गई? तो किस क्वेश्चन में हम इस टर्म को अप्लाई कर पाएंगे, किस क्वेश्चन में गिवन आयंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन को हम इक्विवेलेंट टर्म के बेसिस पर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन कर पाएंगे, तो उसका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। फाइनली आप क्या करोगे, जो दो आयंस आपको दिए हुए, सबसे पहले तो अप्लाई केकेआर। आपने केकेआर अप्लाई किया और मान लेते हैं कि पहला आयन सेकंड से ज्यादा स्टेबल है, तो हमारा आंसर तो फिक्स हो चुका है कि पहला ही सेकंड से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि केकेआर हमारा फेल नहीं हो रहा है। चलिए फर्स्ट अगर ज्यादा स्टेबल है सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड से केकेआर के अकॉर्डिंग, तो बस आप फर्स्ट के लिए केवल इतना और देख लो कि अगर उसके स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, तो बस आप कह सकते हो कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड हमारे अकॉर्डिंग केकेआर, और स्ट्रक्चर्स भी अगर आइडेंटिकल हैं तो फिर आप कह सकते हो सिंस फर्स्ट इज हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल सेकंड इज हैविंग नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से आप इन टर्म्स को यूज करके इन मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। मैं आपको इसके लिए फाइनली पॉइंट लिखवाता हूं, सुनिए। एसीटेट आयन is more stable than phenoxide ion since acetate ion has equivalent resonating structure, since acetate ion has equivalent resonating structure। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं इस टर्म का यूज एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कर रहा हूं, तो क्या मैंने वो दोनों कंडीशंस चेक कर ली हैं जो इस टर्म को यूज करने के लिए हमने डिस्कस किए हैं? तो मैंने आपसे कहा कि इस टर्म के बेसिस पर स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते टाइम आप पहले ये चेक कर लो कि अगर आप एसीटेट आयन के लिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टर्म यूज कर रहे हैं और इसके बेसिस पर अगर आप फिनॉक्साइड से इसको ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं, तो क्या ये केकेआर को फॉलो कर रहा है? यस, एज पर केकेआर। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि क्या इसके आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? यस, एंड हैविंग आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये दो कंडीशंस एसीटेट आयन के लिए फुलफिल हो रही हैं, तो मैंने कहा कि यस इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल phenoxide ion has non equivalent resonating structure। क्या बात क्लियर होगी? तो इस तरह से हम एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन नंबर 3, जिसमें मैंने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर 4 से रिलेटेड।